हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन की। उसमें हमने बात की थी कि जो एनिलीन है उसमें जो NH2 ग्रुप है, जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिजोनेंस करते हैं बेंजीन के साथ, और जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के बेंजीन में आने से वो क्रिएट होगा हमारी ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। लेकिन समस्या ये है कि जो नाइट्रोनियम आयन है वो अटैक करता है मेटा पोजीशन पर, जबकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो कहाँ इजीली अवेलेबल हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने को रह गया था कि NO2 ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है वो अटैक क्यों करता है मेटा ग्रुप के ऊपर, या मेटा पोजीशन के साथ वो अटैच क्यों होता है जबकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और नेगेटिवली चार्ज जो लोकेटेड है वो ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही लोकेटेड है। उसको करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि जो अमीन ग्रुप है उसमें जो नाइट्रोजन है ये रिजोनेट करता है। हमने यहाँ पर रिजोनेंस अभी नहीं बताई है। नाइट्रोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। मान लो ये ऑर्थो जो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके ऊपर इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये जो बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में बना है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये जो कार्बन है ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड में इस पड़ोसी कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के द्वारा इसके साथ जोड़ दिया गया है नाइट्रोजन के साथ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यानी कि ये जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब ये पॉजिटिव है तो इसका एडजेसेंट जो कार्बन होगा वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एडजेसेंट कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और जो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यानी कि ये बॉन्ड पहले यहाँ बन रहा था, बॉन्ड टूट के इनके बीच में बनेगा। तो जब ये बॉन्ड पहले यहाँ पर बन रहा था तो ये जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज किया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अगले एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अगला जो कार्बन है अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ बॉन्ड बनाया तो अगले कार्बन का भी वही हाल हुआ कि जब उसने बॉन्ड तोड़ा तो एक के ऊपर पॉजिटिव आया, एक के साथ तो वो बॉन्ड रहा ही रहा। जैसे इस कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पहले भी बॉन्ड था इधर, अब इधर हो गया है, अब इधर इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बन गया, यानी कि इस कार्बन को तो कोई लॉस नहीं है लेकिन इस कार्बन को लॉस है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ अटैच होता है और हमारे पास बन जाता है ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि हमें पता है कि जो एनिलीन है उसमें जो नाइट्रोजन है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है रिजोनेंस के द्वारा, कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो जब भाई कोई पॉजिटिव चीज आएगी अटैक बेंजीन के साथ जब वो जुड़ेगी तो कहाँ जुड़ेगी, जहाँ पर उसको माइनस मिलेगा, और माइनस कहाँ मिल रहा है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर। लेकिन समस्या ये है कि वो जो नाइट्रोनियम आयन है वो ऑर्थो और पैरा के साथ साथ वो मेटा के ऊपर भी अटैक कर रहा है और काफ़ी अच्छी परसेंट में मेटा प्रोडक्ट बन रहा है। 47% मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, 2% ही ऑर्थो बन रहा है और 51% पैरा बन रहा है। ये हमने पीछे देख लिया था कि ऑर्थो जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बन रहा है सिर्फ 2%, और जो मेटा प्रोडक्ट है वो बन रहा है 47%, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो बन रहा है 51%। 51%। तो ये जो ऑर्थो और पैरा की कहानी हमें समझ नहीं आएगी। अगर ऑर्थो और पैरा के ऊपर माइनस है तो ऑर्थो 2% ही क्यों बना, पैरा 51% बन गया, ये मेटा 47% कैसे बना, जबकि मेटा के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो इसी क्वेश्चन को आगे समझते हैं, इसी चीज़ को आगे समझते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हो रही है और हमें मालूम है कि जो NH2 है वो बेस है। बेस क्या होते हैं, बेस वो होते हैं जिनके पास नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं और वो H पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं, H पॉजिटिव आयन को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं या लूज करते हैं, जो भी बोल सकते हैं आप। जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिड्स। उन चीज़ को हम बोलते हैं एसिड।
और जो उल्टा करते हैं, जो H पॉजिटिव आयन लेते हैं उनको बोलेंगे बेस। तो NH2 के पास लोन पेयर है और ये किसी को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। बात H पॉजिटिव की है तो ये बेस है, क्योंकि H पॉजिटिव कहाँ से आया, वो हमारे रिएक्शन मिक्सचर से आया, जो यहाँ पर हमने H2SO4 डाल रखा था। तो NH2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, किससे एक्सेप्ट करेगा, एसिड से एक्सेप्ट करेगा। एसिड कहाँ है, हमने लिया है रिएक्शन को करने के लिए। तो NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H पॉजिटिव को और ये बन जाएगा NH3+। भाई इससे बनने पर क्या होता है, जो NH2 बना, जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को दे दिए तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको हम बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, एनिलीनियम आयन। इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे एनिलीनियम आयन। जैसे कार्बन के ऊपर 4 वैलेंसी है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलेंगे कार्बोनियम आयन। उसी तरह अमोनिया के ऊपर अमोनियम NH4+। तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एनिलीन इसको बोला जाता था, तो ये बन गया एनिलीनियम। एनिलीनियम। अब हम देखेंगे कि एनिलीनियम के बनने से क्या फर्क पड़ा। हमें मालूम है कि जो नाइट्रोजन है, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते तो कहाँ जाते, रिजोनेंस करते, लेकिन अभी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है तो क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किससे लेगा, नाइट्रोजन किससे बॉन्डेड है, कार्बन से बॉन्डेड है। और कार्बन किससे बॉन्डेड है, कार्बन अगले कार्बन से बॉन्डेड है, ये अगले कार्बन से बॉन्डेड है। और इनके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो नाइट्रोजन है जो अपने पड़ोसी एडजेसेंट कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि पड़ोसी कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है। लेकिन लेकिन कहानी ये है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने बॉन्ड पहले जुड़ चुके हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं और एक कार्बन 4, यानी कि यहाँ पर 4 बॉन्ड नाइट्रोजन पहले ही बना चुका है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। तो 4 का मतलब इसके चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। और हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के पास, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसमें S और P ही ऑर्बिटल हैं और D ऑर्बिटल इसमें नहीं है। तो अगर ये 8 ही इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस में रख सकता है, S2P6 मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। D इसके पास है नहीं तो ये और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इसका मतलब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो सकती है, यहाँ पर जिसको हम बोलेंगे मिजोमेरिक इफेक्ट वो नहीं होता है। तब क्या होता है, तब ये जो नाइट्रोजन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इफेक्ट यहाँ पर काम करता है रिजोनेंस के अलावा। और क्या होता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जिसके साथ वो जुड़ा है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। तो नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, ये कार्बन पड़ोसी कार्बन के अपनी ओर खींचेगा, पड़ोसी कार्बन उससे अगले कार्बन पर अपनी ओर खींचेगा और अगला अगले से अपनी ओर खींचेगा। लेकिन ये जो खींच है ये दूरी के बढ़ने पर घटती जाती है। इसका मतलब इस खींच को क्या बोलते हैं, इस खींच को हम क्या बोलते हैं, इस खींच को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इस खींच को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और अपनी ओर खींच है तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई, क्योंकि एन नाइट्रोजन अपनी ओर खींच रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं ले सकता, सिर्फ पुल ही कर सकता है, खींच सकता है। तो सबसे ज़्यादा खींच कहाँ होगी, इस कार्बन के ऊपर होगी, इस कार्बन के ऊपर। तो मान लो इस कार्बन के ऊपर खींच है तो ज़्यादा खींच है इस कार्बन के ऊपर, उससे कम इस कार्बन के ऊपर, उससे कम इस कार्बन के ऊपर। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है खींच नाइट्रोजन के द्वारा जो लगी है वो घटती जाती है। तो सबसे ज़्यादा खींच कहाँ होगी, ऑर्थो के ऊपर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मेटा के ऊपर और उसके बाद पैरा के ऊपर। यानी कि जो खींच है नाइट्रोजन की, इलेक्ट्रॉन खींचने की तो ताकत है वो इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा है, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। यानी जो नाइट्रोजन है वो ऑर्थो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर मेटा से और पैरा से। इनकी सबसे कम खींच किसके ऊपर लग रही है, पैरा पर। इसका कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, वो कहाँ होंगे, पैरा के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर खींच कम है। उससे कम कहाँ होंगे, सबसे ज़्यादा पैरा के ऊपर, उसके बाद मेटा के ऊपर और उसके बाद ऑर्थो के ऊपर। ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। इसका मतलब जब कोई पॉजिटिव चीज़ आएगी तो कहाँ पर अटैक करेगी, तो सीधी सीधी बात है पैरा के ऊपर। क्यों करेगी पैरा के ऊपर अटैक, क्योंकि पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, वहाँ पर खींच कम है, वहाँ पर माइनस भी है इस रिजोनेंस की वजह से।
वैसे ही वहाँ पर माइनस था, लेकिन अब इस केस में एनिलीनियम के केस में वहाँ पर कम खींच इसके द्वारा लगी है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। अब मेटा की बात करते हैं तो मेटा में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। जहाँ पर कम से कम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे वो कौन सी स्थिति होगी? ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पर अटैक कम होगा, उसके बाद मेटा पर और उसके बाद पैरा पर, क्योंकि पैरा पर सबसे ज़्यादा अटैक होगा। अब क्योंकि हमें मालूम है कि ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों ये नाइट्रोनियम यहाँ पर भी अटैक कर सकता है तीनों जगह, लेकिन ऑर्थो पर अटैक क्यों होता है? तो उसका एक और कारण है। ऑर्थो पर अटैक कम होने का कारण क्या है कि ये जो अमाइन ग्रुप है या जो NH2 हम बोल सकते हैं या NH3 इस केस में, तो इस केस में क्या है कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर इसके साइज की वजह से जो इनकमिंग स्पीसीज है उसका साइज भी बड़ा है, जो नाइट्रोनियम आयन है उसका साइज भी बड़ा है, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी यहाँ पर ये क्या है, नहीं आ रहा है। कौन नहीं आ रहा है? नाइट्रोनियम आयन नहीं आ रहा है। कहाँ पर नहीं आ रहा है? ऑर्थो के ऊपर नहीं आ रहा है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल किसका है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने का? सबसे ज़्यादा रोल किसका है? सॉरी, यहाँ पर प्लस चार्ज है। सबसे ज़्यादा रोल किसका है? इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, और दूसरा स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। इसलिए ऑर्थो पर क्या होता है? ऑर्थो पर सबसे कम, ऑर्थो पोजीशन पर लीस्ट फॉर्म्ड। लीस्ट फॉर्म्ड क्यों लीस्ट फॉर्म्ड? तो आपको पता लग गया होना क्यों सबसे कम ऑर्थो के ऊपर अटैक हुआ। एक तो यहाँ पर स्टीरिक हिंड्रेंस है, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, जो NH3 ग्रुप है जो पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा तो यहाँ पर ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, चाहे ये पोजीशन लो चाहे ये पोजीशन लो, तो यहाँ पर NO2 का अटैक नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ होगा? जहाँ से दूर है। दूर कहाँ पर है? पैरा के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पैरा के ऊपर, उससे कम मेटा के ऊपर, और सबसे कम ऑर्थो के ऊपर। तो इसलिए हमारा मेटा प्रोडक्ट बनता है। अब ये हमने पढ़ा कि ये जो अगर मेटा प्रोडक्ट बनता है किसकी वजह से? इसकी वजह से। हमने पढ़ा ना अभी, ये मेटा प्रोडक्ट बनता है इस खींच की वजह से, क्योंकि यहाँ पर खींच क्या है? कम है। कम है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इससे भी कम तो पैरा पर है, तो पैरा पर बढ़ना चाहिए ना ज़्यादा, तो बन भी रहा है ज़्यादा। और पैरा पर एक और कारण है कि जो ये एनिलीन है, इसके इलेक्ट्रॉन जो रिजोनेंस करते हैं वो पैरा के ऊपर नेगेटिवली चार्ज भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों स्पीसीज हैं एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों स्पीसीज हमारे रिएक्शन मिक्सचर में हैं। इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा के ऊपर बनेगा, और इसकी वजह से मेटा या पैरा के ऊपर बनेगा, मेटा या पैरा के ऊपर बनेगा। समझाया? तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने क्वेश्चन में पूछ लेना है, कमेंट्स में पूछ लेना है। अगर कोई समस्या आपको लग रही है फिर भी कोई पता नहीं लग रहा है तो आपने पूछ लेना है। थैंक यू। अब एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि अगर मान लो हमने हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमने क्या लेना है? हमने जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमने क्या लेना है? ऑर्थो और पैरा ही लेना है, हमने मेटा नहीं लेना है। तो मेटा किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ ना मेटा। मेटा प्रोडक्ट जो बना वो किसकी वजह से बना? इस पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, इसकी वजह से बना ना मेटा प्रोडक्ट। अगर ये नहीं बनता तो मेटा भी नहीं बनता, क्योंकि ये पॉजिटिव यहाँ पर आया। अगर ये नहीं बनता तो यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही आना था, यानी कि नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो रिजोनेंस करते और कहाँ पर चार्ज आता? माइनस। माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ था और माइनस यहाँ आता। मेटा के ऊपर आता ही नहीं, तो अटैक कहाँ पर होता? ऑर्थो पैरा के ऊपर होता, मेटा के ऊपर तो होता ही नहीं। तो इसका मतलब अगर हम इस चीज़ को बनने से रोक दें, जो N है उसके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, अगर हम उसको बनने से रोक दें और इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें रिजोनेंस करने दें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? तो हम इस मेटा प्रोडक्ट को बनने से रोक सकते हैं, और हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हैं ऑर्थो और पैरा वो ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो NH2 ग्रुप है इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। किससे? H पॉजिटिव आयन से, ताकि H पॉजिटिव आयन से बॉन्ड ना बनाए। प्रोटेक्ट करना पड़ता है ताकि H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करें और रिजोनेंस करें। तो इसके लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीन ग्रुप।
और उसके लिए जनरली यूज़ किया जाता है किसका, एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड का जनरली यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। वाई प्रोटेक्शन इज नीडेड टू फॉर्म द डिजायर्ड प्रोडक्ट। व्हाट डिजायर्ड प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, एसिड क्लोराइड का, क्योंकि एसिड क्लोराइड से NH2 से H और यहाँ से Cl का रिमूवल होगा, CH3CO बनेगा। हम अगली वीडियो में देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अमीन ग्रुप इन एलीन कैसे किया जाता है। अभी तक ये काफ़ी है कि मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता है, ये आपको पता लग गया होना। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम मेटा प्रोडक्ट को ना बनाना चाहें, सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही लेना चाहें, तो ये जो अमीन ग्रुप है इसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।